दोस्तों, आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बिना लाइफ को अज्यूम करना खुद से बेमानी होगा। और ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ईमेल्स, चैट वगैरह के जरिए बच्चों और एडल्ट्स को परेशान करने के तमाम मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में तो जैसे इन मामलों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। पर आपका बच्चा भी इस लिस्ट में शामिल ना हो, इस बात को लेकर हम यानी कि दैनिक जागरण आई नेक्स्ट है अवेयर। इसी अवेयरनेस के क्रम में हम लेकर आए हैं अपना कैंपेन आपके और आपके बच्चों के लिए, जिसका नाम है फेक फ्रेंड्स। इसी कैंपेन को इंट्रोड्यूस करने के साथ हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक। एंड आज के अपने वेबिनार पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक प्रिवेंट योर किड्स फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ साइबर वर्ल्ड। आपके भी दिमाग में कौन रहा है अपने बच्चे से जुड़ी साइबर सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह का कोई सवाल, तो उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालकर जुड़ जाइए हमारे वेबिनार के साथ, क्योंकि इससे जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं अ वेरी स्पेशल गेस्ट। इसी के साथ आइए स्वागत करते हैं अपने उन गेस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम यूपी, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी का। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको। सर स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे इस वेबिनार पर। धन्यवाद। और अपने एक्सपर्ट के साथ मैं अपने इस वेबिनार पर स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं और ढेर सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आज हमारे साथ बने रहेंगे अगले हाफ एन आवर तक। तो चलिए अपने इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं और अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं आज बहुत ढेर सारे अपने बच्चों की सिक्योरिटी से जुड़े बहुत सारे सवाल। तो सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जब बात साइबर वर्ल्ड की कर रहे हैं और उनको बच्चों से जोड़कर बात कर रहे हैं, तो अगर आजकल के ट्रेंड को देखें तो जो आजकल के पेरेंट्स हैं उनका मानना है कि बच्चों को गैजेट फ्रेंडली तो होना ही चाहिए। पर आपके हिसाब से बच्चों को फिर किस तरह के गैजेट्स देने चाहिए जो उनके लिए सही हो, खतरनाक ना हो, सेफ भी हो और उनके लिए यूजफुल भी हो? देखिए, आज के टाइम में क्या है, बच्चों का इंटरनेट के प्रति जो एडिक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरा भी मानना है कि गैजेट तो बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ डिजिटल हो चुकी है। वो चाहे एजुकेशन हो या कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या कुछ भी, कोई चीज परचेज आप कर रहे हो, ये सब कुछ ऑनलाइन है। एग्जामिनेशन हो, हर चीज जब ऑनलाइन है तो हम आज की डेट में अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को कि बच्चों को गैजेट ना दें। पेरेंटल कंट्रोल अगर गूगल पे आप वो करें, सर्च करें, तो ढेर सारे इस तरह के एप्लीकेशन आते हैं जो पेरेंट्स चाहेंगे तो बच्चों के मोबाइल फोन पे या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर देंगे। उसमें क्या है, कोई भी इस तरह की पोर्नोग्राफिक वेबसाइट या कोई फेक वेबसाइट नहीं आएगा। और एज हम डिफाइन कर देंगे कि लेस देन 14 या 15 ईयर्स और लेस देन 18 ईयर्स का ही कंटेंट जो है वो शो हो तो वही आएगा। एक तो ये है। दूसरा, हम टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने घंटा, वो स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। हम 1 घंटा डिसाइड कर दिए, 2 घंटे डिसाइड कर दिए। तीसरा, जो लड़का वेबसाइट विजिट करेगा उसका डिटेल भी हमको मिल जाएगा। तो आप बाद में पेरेंट्स क्या काम करेंगे, एडमिन एक्सेस उनके पास रहता है, वो देख लेंगे कि हमारा बच्चा किस तरह का कंटेंट व्यू कर रहा है, किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो या वेबसाइट्स हो, वो आप पूरा मॉनिटर करेंगे। तो मेरा जैसा कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि गैजेट देना जरूरी है, मैं भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है या कोई उसके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, तो सर्च कर सकता है, जान सकता है। लेकिन ये उम्र इस तरह की होती है कि लड़के जो पूरी इंटरनेट एक दुनिया है और वो फालतू चीजों में इंगेज हो जाते हैं। जैसे गेम का एडिक्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर के साइकोलॉजिकल इशूज आ रहे हैं। लड़के एडिक्शन की वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कई केसेज आप लोगों ने मीडिया में देखा कि उसमें सुसाइड कर लिया बच्चों ने। इतना एडिक्शन है कि अगर आप मोबाइल फोन 2, 4, 10 घंटे के लिए उनसे अलग कर दीजिए तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। लड़के बड़ा इरेटिक बिहेवियर हो जाता है, वायलेंट हो जाते हैं कभी कभी। ये मैंने देखा, मैंने खुद भी, हमारे सामने इस तरह के केसेज आए हैं। पेरेंट्स लेके आए हैं कि सर क्या किया जाए, बताइए। हमारा लड़का तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, उसकी एक डिजिटल दुनिया है, दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे आप उसका स्क्रीन टाइम कम करिए, धीरे धीरे उसके जो वेबसाइट है जो विजिट कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग शुरू करिए
जो कंटेंट देख रहा है, पोस्ट कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग शुरू करे। तो जितने हमारे आज के टाइम में गार्जियन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस डिजिटल दुनिया में, ये मैं कहना चाहूँगा। सर जैसा कि आपने बताया कि कई ऐसे ऐप्स हैं जो पेरेंट्स मतलब बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन पे नज़र रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गैजेट्स और इंटरनेट से कैसे सेफ रख सकते हैं? आप जिन ऐप्स के बारे में बता रहे हैं, ये वो कौन से ऐप्स हैं? वो कंट्रोल और चाइल्ड लॉक जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये किस तरह से हम लोग इंटरनेट पे इनको यूज़ कर सकते हैं? देखिए ढेर सारे कंपनियां हैं, जैसे नॉर्टन है, जैसे कास्पर स्काई है, या क्विक हिल है इंडिया की कंपनी। ये जितनी भी साइबर सिक्योरिटी में डील करने वाली कंपनियां हैं, सारे कंपनियों ने ये जो एक पेरेंटल लॉक कहिए या नैनी उसको बोलते हैं कि नैनी ऐप जो है, ताकि वो मॉनिटर करता रहे हमारे बच्चों को, इस तरह के ऐप फ्री में देते हैं और कुछ पेड भी हैं, पेड वर्जन भी है। तो अगर जब हम उसको 50,000 का और 40,000 रुपए का मोबाइल फोन दे सकते हैं, हम उसके जी। पढ़ाई पे लाखों रुपया खर्चा कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि 10-15 रुपया अगर इस तरह के कंट्रोल पे खर्चा करना पड़े, इस तरह के ऐप पे अगर खर्च, खुद भी मॉनिटर कर लूं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ताकि उसकी काउंसलिंग या उसको हम उसी तरह से गाइड करें कि नहीं बच्चे देखो बेटा, ये कंटेंट आप देख रहे थे, ये गलत है, आप गेम इतने घंटा खेले हैं, गलत है, आपका स्क्रीन टाइम हम फिक्स कर दें, कम कर दें। तो इस तरह के ढेर सारे एप्लीकेशन है, आप गूगल पे जा सकते हैं, फ्री में भी टूल्स हैं। मेरा मैं ये कि जो पेड वर्जन है, जो मशहूर कंपनियां हैं, उनके पेड वर्जन लोग खरीद लें, बच्चों के मोबाइल फोन पे डाल दें, उनके डेस्कटॉप पे डाल दें, आईपैड पे डाल दें और फिर उसको मॉनिटर करते रहें। सर जिस तरह से गेमिंग ऐप्स इन सब का भी इस आज के समय में ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो बच्चे हैं वो तो जो ऑनलाइन गेमिंग है उनके इतने दीवाने हो चुके हैं कि उनको अपनी रियल लाइफ में जीने लगे। तो कई ऐसे केसेस आपने भी हैंडल किए होंगे कि बच्चे हैं जो गेम्स की दुनिया में इतने ज़्यादा उतर चुके हैं कि अपनी रियल लाइफ में उनको अज्यूम करने लगते हैं। तो उनको उन गेम से अलग करने के लिए जब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोबिया उसका चढ़ जाता है, कुछ ऐसे पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, तो क्या हम लोग कुछ डिजिटली उनको कुछ हेल्प ले सकते हैं कि उनको हम उन गेम से अलग कर सकें, किसी और तरफ उनका इंटरेस्ट हम लोग डाइवर्ट कर सकें? तो कैसे जो गेमिंग में अंदर बच्चे इतना उतर जाते हैं, उनको कैसे हम लोग बाहर निकालें? देखिए ये बहुत ही उस तरह का क्वेश्चन है, इसमें डिपेंड करता है कि बच्चा आपकी कितनी बात सुन रहा है और आप कैसे उसकी काउंसलिंग करते हैं। बहुत जी। ढेर सारे बच्चे इस एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। एक तरह का ऑब्सेशन है उनके दिमाग में, नहीं हमको गेम हाँ। खेलना ही है, खेलना ही है। तो इससे जी। पहले कि बच्चा एडिक्ट हो जाए, धीरे-धीरे उसको कंट्रोल करना चाहिए। और और दूसरा, मैंने तो इस तरह के भी केसेस देखे हैं कि बच्चे जो हैं, माँ-बाप सो रहे हैं, उन्हीं का क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ करके वो गेम में जो हाँ। वेपन्स हैं, कॉस्मेटिक जो क्लॉथ्स हैं, स्पेशल जी। वेपन्स हैं, इनको खरीदने के लिए माँ-बाप के डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। डेटा भी जो एसएमएस आता है पैसा का, उसको भी डिलीट कर दे रहे हैं, रात में यूज़ कर ले रहे हैं। क्योंकि वो एक पागलपन की हद तक जा चुके हैं बच्चे। उनको जी। किसी तरह से वो ये है कि उसमें चैंपियन बनने के लिए ढेर सारे पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको वेपन्स या स्पेशल क्लॉथ्स या कॉस्मेटिक्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने एक केस किया था जिसमें 12 लाख रुपया एक टीचर था अपने अकाउंट में रखा था अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और उसका 7th क्लास में जी। बच्चा पढ़ता था। वो बच्चे ने पूरा का पूरा उसका 12 लाख रुपया खर्चा कर दिया था और उस पिता को पता भी नहीं था कि हमारे 12 लाख रुपए खत्म हो गए। जब वो एक दिन गया आजमगढ़ में पैसा निकालने के लिए, तो पता चला उसके अकाउंट में कुछ है ही नहीं। तो जब हम लोगों ने ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद पता चला कि ये तो आपका बच्चा ही है जो 7th में पढ़ता है और इसी ने सब खर्चा किया है। तो बड़ा इनोसेंटली बच्चा बोलने लगा कि अंकल, मैं रात में पापा का डेबिट कार्ड यूज़ करता था और जो एसएमएस आता था बैंक की तरफ से उसको डिलीट कर देता था, तो पापा को जानकारी नहीं हो पाती थी और हम तरह-तरह के वेपन्स खरीदते थे ताकि हमको चैंपियन बनना था गेम का। ये इस तरह का। तो एक और भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था कि वो कई ऐसे लड़के मिले जो गेम के नाम पे दूसरे लड़कों को बरगला के उनका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिटेल लेकर के पैसा ट्रांसफर कर लिए। वेपन खरीदने की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो स्क्रीन में दिखता है वो फेस है नहीं,
जी, अदर एंड पे कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, वो अपनी एक फेक प्रोफाइल बिल्कुल। लगाया बच्चे की, उस बच्चे से 2-3 साल ज़्यादा उम्र के, लड़का ये समझ रहा है कि हम अपने ही दोस्त मित्र के साथ कर रहे हैं ये सब चीज़ें, और वो पैसा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉडुलेंट अकाउंट में। तो इस तरह के ढेर सारे किस्से जा रहे हैं। बच्चे इसका मिसयूज़ कर रहे हैं इस इंटरनेट को। तो ये तो हम ही लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसी तरह से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कुछ देर के लिए जी, मोबाइल हटा लीजिए। मेरा तो मानना है कि 1 घंटे से ज़्यादा बच्चों को, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 1 घंटे से ज़्यादा आप और दूसरा ये भी देखिए कि सोशल मीडिया पे जो उसके अकाउंट है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, कौन जी, लोग हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो साइबर बुलिंग है या साइबर स्टॉकिंग है या जो वो करते हैं, वो इन्हीं सब सोशल मीडिया नेटवर्क से करते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों को भी मम्मी-पापा को देखना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पे कोई इस तरह की चीज़ें तो वायरल नहीं कर रहा है। कोई फेसबुक पे इस तरह की चीज़ कंटेंट तो नहीं शेयर कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, जो इल्लीगल है और जिसका बाद में कोई लीगल कुछ और मुसीबत में हर आदमी फँसे। तो ये सब चीज़ें तो आज कांस्टेंट लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत है बच्चों की ऑनलाइन लाइफ़। सर अभी जैसा कि आपने बताया कि बच्चे हैं अब वो क्योंकि इतना ज़्यादा उतर चुके हैं गेम में और वो जान रहे हैं कि मम्मी-पापा का पैसा इसी फ़ोन पे है तो वो उसका यूज़ कर ले रहे हैं। तो इसका क्या कोई तरीका है कि अगर बच्चे किसी तरह से उस पैसे को यूज़ कर लेते हैं तो क्या किसी तरीके से वो पैसे वापस आ सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स ऐसे सिचुएशन में आके क्या ही करें, जब पैसा हाथ से जा चुका है। इतना बड़ा अमाउंट अगर हाथ से चला जाए तो क्या किसी तरह से उसको वापस लाया जा सकता है? नहीं, पैसा तो नहीं आ सकता क्योंकि वो पैसा सही तरीके से बच्चा यूज़ किया है। अब ये जी, ज़रूर है कि आपकी जानकारी के बगैर यूज़ किया है, लेकिन ओटीपी उस आपके मोबाइल फ़ोन पे आ रहा है, आपका डेबिट कार्ड यूज़ हो रहा है, तो जी। कोई फ्रॉड तो हुआ नहीं, आप ही के घर का बच्चा यूज़ कर रहा है और खरीद रहा है, वो पैसा तो वापस नहीं आ सकता और कुछ भी इल्लीगल नहीं है इसमें। मतलब ओके, मर्चेंट के एंड से कोई इल्लीगल नहीं है। जी। सर अभी आपने जैसा फ़ेक अकाउंट आपने जो बताया उसमें फ़ेक अकाउंट का नाम लिया। तो अब हम लोग जब फ़ेक अकाउंट्स की बात करते हैं, बच्चों के हाथ में फ़ोन है, आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी एफबी पे अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो अब उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है और वो किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो उनको ऐसे कैसे समझाया जाए कि ये फेक अकाउंट है या ये फेक फ्रेंड है, आप इनकी रिक्वेस्ट को मत एक्सेप्ट करें। मतलब इसी फेक और रियल का अंतर उनको कैसे समझाया जाए बच्चों को? देखिए हम लोग यही बताते हैं कि जब भी कोई जी, अकाउंट देखिए तो आप जा कर के फिजिकल मोड में आप लैंडलाइन नंबर से या अपने नॉर्मल कॉल से उसको कहिए कि अंकल ये आप ही का है या बेटा ये तुम्हारा ही फ़ोटो लगा हुआ है और तुम्हारे बायो में ये लिखा हुआ है, तुम्हारा लोकेशन में ये लिखा हुआ है, ये पिक्चर लगी हुई है। तो अगर वो कन्फर्म करता है कि हाँ, ये मेरा है तब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए अदरवाइज़ मत करिए। तो इसका और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि फ़ोटो किसी और का होगा और आप ऐसे कैसे जान लेंगे? अब मान लीजिए मेरा फ़ोटो कोई लगा कर के प्रोफ़ेसर त्रिवेणी सिंह लिख दे साइबर क्राइम के एसपी और जी, गूगल पे हमारे ढेर सारे फ़ोटो पड़े हुए हैं, तो कोई लगा के तो जब तक वो फ़ोन करके पूछेगा नहीं कि अंकल क्या आपका है ये या आप ही हैं, ये तो इस तरह के तो आप देखिए जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने लोग और सेलिब्रिटी क्या एक किसी का भी आप देख लीजिए 2-2 3-3 4-4 अकाउंट पड़े हुए हैं ट्विटर पे 5 उनके ट्विटर हैंडल बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे 10 अकाउंट बने हुए हैं, फ़ोटो वही आएगा, फेसबुक पे भी 6-6 7-7 अकाउंट बने हुए हैं। तो ऐसे टाइम में जब अकाउंट बनाना मिनट्स का काम हो, विदिन मिनट्स आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम में निश्चित रूप से कोई दोस्ती एक्सेप्ट करने से पहले या कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने से पहले या कोई पर्सनल चीज़ें शेयर करने से पहले ये वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तरह-तरह से मोबाइल फ़ोन से वैसे भी 10 तरह के सवाल पूछ करके कि क्या वो वही आदमी है जो फ़ोटो में दिख रहा है? और तभी आप दोस्ती एक्सेप्ट करिए वरना मत एक्सेप्ट करिए, ये। सर अब जैसे कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और बच्चे जो हैं वो घर में मेड के सहारे हैं या किसी किसी के भी सहारे घर पे बच्चे अकेले हैं, तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन वो देते ही देते हैं, सो दैट कि वो उनसे कनेक्ट हो सकें किसी भी समय पे। तो ऐसे बच्चों के साथ जिनके पास फ़ोन लगभग 8 से 9 घंटे तक लगातार रहता है, उनके साथ फ़ोन पे किस-किस तरह के सेफ्टी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे फ़ोन का मिसयूज़ ना करें?
क्योंकि ऑब्वियसली अब आज के समय में कीपैड वाला फोन नहीं दिया जाता है, स्मार्टफोन्स हैं, चल रहे हैं, बच्चों को भी वही चाहिए। तो क्या-क्या ऐसी टिप्स हैं जो उनके साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस लेवल पे पेरेंट्स को जाना चाहिए कि उनको एक फ़ोन खरीदे और उसमें सर्टेन एप्लीकेशन की यही एप्लीकेशन है, जो आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा कोई लिस्टेड जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, वो डाउनलोड करा दीजिए और उसके बाद कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया पैरेंटल कंट्रोल के जो एप्लीकेशन है उसमें सब कुछ डिसाइड कर दिए कि ये 1 घंटा चलेगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा। वो अपने आप डिसेबल कर देगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह का एप्लीकेशन भी ज़रूर डाउनलोड कर दें उसमें और फिर कर दें कि आप फेसबुक ही देख सकते हो, आधे घंटा देख सकते हो। आप ये इंटरनेट ये ब्राउज़ कर सकते हो, 15 मिनट ब्राउज़ कर सकते हो। कंट्रोल के एप्लीकेशन ढेर सारे फीचर देता है, उसमें आप कॉन्फ़िगर नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए बार-बार जो है ना वो नेट का इश्यू आ रहा। तो ये उस जो पैरेंटल कंट्रोल के एप्लीकेशन बता रहे हैं उसमें इस तरह के ढेर सारे फीचर होते हैं। आप बच्चों के अनुसार उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन पे होगा, बाद में वो मोबाइल फ़ोन अपने आप बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगा। सर, जब हम लोग कम उम्र में गैजेट्स की और ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं, तो आपके पास भी क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते होंगे, तो आपको भी एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस एज ग्रुप से बच्चों को फ़ोन हैंडलिंग के लिए देना चाहिए। क्योंकि अभी तो हम लोग देखते हैं कि छोटे से बच्चे हैं, अभी उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद ही हम उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं कि वो पोएम्स देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं और बड़े होते-होते उनको उसकी आदत लग जाती है। तो आपका क्या सजेशन है हमारे पेरेंट्स के लिए कि क्या एक एज लिमिट होनी चाहिए कि इस एज से हमें बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स देना चाहिए और इस हिदायत के साथ देना चाहिए, ताकि वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस को समझ सकें? अब तो 2 साल 3 साल के बच्चे को पकड़ा देते हैं लोग कि चुप रहे। तो जब जब इस लेवल पे हम मोबाइल को खिलौने के रूप में दे रहे हैं, होता क्या है देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो ये गूगल का एल्गोरिथम है वो हमारे इंटरेस्ट एरिया को वो करता रहता है, देखता रहता है कि हमारा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उससे रिलेटेड न्यूज़, उससे रिलेटेड वेबसाइट, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो दिखाता रहता है। अगर मान लीजिए हम बीमारी के बारे में दिन भर सर्च कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है। और तो जब बच्चा जैसे ही ब्राउज करना शुरू करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, तो जो आप देख रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें आने लगती हैं। एक तो ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने एक गेम दिया बच्चे को खेलने के लिए, तो अब ढेर सारे गेम के ऑप्शन आते रहते हैं। तो बच्चा है वो क्लिक करने लगा, ये गेम नहीं, वो गेम, हज़ारों गेम हैं, हज़ारों गेमिंग कंपनियाँ हैं इंटरनेट पे, तो इससे बड़ा बिज़नेस कुछ है ही नहीं गेम से। तो 10 तरह का इस तरह से करते हैं कि वो लड़का ट्रैप हो जाता है और लड़का उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो मेरा मानना है कि बच्चों को गेम से तो अलग करना चाहिए। मैं खुद अपने फैमिली में देख चुका हूँ, हमारा बेटा 11th-12th में था, वो इतना गेम खेलता था, मैं खुद परेशान था। किस तरह से उनको किस तरह से बच्चे को मैं उससे अलग किया। और मेरे एक और दोस्त हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनका बच्चा गेम की वजह से ही वो गेम की वजह से ही परेशान है कि यार ये रात में गेम खेलता है और अगर गेम हटा देते हैं तो गुस्साने लगता है, झल्लाने लगता है। तो ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब ये कि उसको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, गेम खेलने दे नहीं रहे हैं, तो उसके ढेर सारे बॉडी पे जो है ना उसके खतरनाक प्रभाव हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि शुरू से ही, बचपन से ही कंट्रोल कर दीजिए। और आप खुद भी अपने एप्लीकेशन जो मोबाइल फ़ोन देते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड जो आपके मतलब के एप्लीकेशन है वही डाउनलोड करिए। फालतू चीज़ें यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनसे तो जितना दूर रखिए बच्चों को उतना सही है, वरना ये तो बर्बादी है। मेरा मानना है कि जो सोशल मीडिया नेटवर्क है ये बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक तरह का तबाही है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है उनको, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, केवल नुकसान ही है। जी। सर, अभी आपने जो टर्म लिया साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने बच्चे को भी, जब आप उससे परेशान थे तो उसको भी गेमिंग की दुनिया से अलग करा, आपके फ्रेंड थे उनको भी आपने हेल्प करा। तो क्या ये तरीके हैं जिनकी वजह से, क्योंकि आज कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह के तरीकों को ढूँढ रहे हैं कि वो क्या करें जो अपने बच्चों को गेमिंग की दुनिया से अलग करें। तो ऐसा पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जो अपने बच्चों को गेमिंग की दुनिया से
हाँ, ठीक है, जहाँ तक उनके समझने की बात है वहाँ तक सही है, बट बहुत ज़्यादा ना हो तो पेरेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए धीरे-धीरे टाइमिंग कम करिए। लगातार अगर 5 घंटे खेल रहा है तो 4, 3, 2 ऐसे करके महीने में का अपना रखिए और उसके बाद वो बच्चा खुद ही अलग होने लगेगा धीरे-धीरे। लेकिन ये इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिसको डील करना पड़ता है बच्चों के साथ वही जानता है कि कितना ये कठिन काम है। बच्चों एक बार बच्चे चले गए, एडिक्ट हो गए। आप देखिए जी, जैसे ड्रग एडिक्ट होता है, एग्ज़ैक्टली वैसे ही एडिक्शन है ये। अब ड्रग एडिक्ट को कहाँ थेरेपी सेंटर में लोग भेजते हैं, जाकर के 10 तरह के केमिकल देते हैं, उसको जी। क्या-क्या करना पड़ता है तब वो फिर वहाँ से निकल के वापस आ पाता है। आज की डेट में इंटरनेट एडिक्शन भी वैसा ही कुछ हो गया है। तो इससे कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चे को किसी तरह से बचाएँ और बचाने का एक ही तरीका है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो शुरुआत में ही हम क्यों ना कंट्रोल कर लें, शुरुआत में ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा है। सर स्कूल्स में अगर हम मतलब बात करें कि अभी तक हम लोग ने बात करी पेरेंट्स की, स्कूलिंग का कितना हेल्प स्कूलिंग की कितनी मिल सकती है बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स और इन सब से अवेयर करने के लिए, साइबर वर्ल्ड को लेकर अवेयर करने के लिए? आपका क्या सजेशन है कि स्कूल्स में किस-किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और स्कूल किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों को इस साइबर वर्ल्ड से जुड़ी सिक्योरिटी के बारे में ढेर सारी चीज़ें बताने के लिए? देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जो है साइबर हाइजीन की एक जी, बुकलेट तैयार करके हम स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं उसको। और जी, साइबर हाइजीन के जो मूलभूत सिद्धांत है ना कि आखिर हम जैसे हाइजीन आदमी अभी कोविड हो गया था तो हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। उसी तरह जब जी, हम इंटरनेट पे जाते हैं, जब ऑनलाइन हमारी एक्टिविटी शुरू होती है, तो कुछ प्रोटोकॉल है कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे कोई फालतू की वेबसाइट जो जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है उसको नहीं हमको सर्च करना है। कोई अगर लिंक आता है उस पे क्लिक नहीं करना है। मेल आईडी जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल से और आपस में मेल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई फालतू स्पैम आते रहते हैं, उसको खोलने की क्या ज़रूरत है? तो बेसिक प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करते रहेंगे इंटरनेट पे तो हम बचे रहेंगे। बच्चे को हर समय याद दिलाना चाहिए कि अजनबी का कोई कॉल आए तो नहीं एक्सेप्ट करना है। सोशल मीडिया के जितने फ्रेंड्स हो वेरीफाइड हो उन्हीं से कम्युनिकेट करना है। पर्सनल फोटोग्राफ या पर्सनल कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है। कोई गंदी चीज़ लिखनी नहीं है। कोई गंदा मैसेज नहीं लिखना है। व्हाट्सएप पे कोई अननोन कॉल आए तो नहीं एक्सेप्ट करना है। ओटीपी कोई मांगे तो नहीं शेयर करना है। कोई ये कहे कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, नहीं करना है। तो बेसिक डूज एंड डोंट्स बच्चे को पता होना चाहिए। ये स्कूल की प्राइमरी ड्यूटी है कि बताए कि तुम जब सर्च कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट के लिए या कोई रिसर्च या कोई तुम्हारे दिमाग में क्वेरी है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो तो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उससे इतर अगर कोई चीज़ और दिख रही है तो उसको नहीं वो करना है। तो ये सब चीज़ें ये बेसिक प्रोटोकॉल हैं जो बच्चों को बार-बार लगातार उसको बताना है कि क्यों आपको ये मेल एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? तो आपने मेल क्यों खोला? नंबर 1 आपका स्कूल का मेल छोड़ कर के आपने और मेल पे कैसे क्लिक किया? क्योंकि आप देख सकते हैं। अगर क्लिक किया होगा तो उसमें आ जाएगा कि क्लिक किया, नहीं किया, रीड, अनरीड ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो अगर पेरेंट्स से मैं अभी मेरे बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, अभी भी आज की डेट में उनको पता नहीं है, मैं देखते रहता हूँ उनकी क्या इंटरनेट एक्टिविटीज़ हैं, देखते रहता हूँ कि क्या-क्या वेबसाइट देख रहे हैं। इस तरह से आदमी चुपके-चुपके मॉनिटर करता है। फिर बच्चे को उसी तरह से काउंसलिंग करना है, ये भी नहीं सीधे बोलना है कि हमने देख लिया और आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो बहुत ही ये थोड़ा-सा ट्रिकी है और ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे की क्या प्रोफ़ाइल है, आपकी क्या प्रोफ़ाइल है। जी। गुस्सा के रिएक्ट करना और ये करना तो और कहीं बच्चा कोई और कोई सीरियस स्टेप ना ले ले, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। जी, सर इससे पहले अभी बीच में कई सारे केसेज़ ऐसे आए कि कुछ बच्चे ऐसे रहे जो चोरी-छिपे मोबाइल का यूज़ कर रहे थे या पेरेंट्स की जानकारी में भी यूज़ कर रहे थे, बट कई सारी चीज़ें ऐसी रहीं जिनमें वो फँस गए, बट अपने पेरेंट्स को नहीं बता सके और उस डर की वजह से या तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली या फिर वो डिप्रेशन में चले गए। छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनको कई मेंटल डिसऑर्डर्स से को फेस करते हुए भी देखा गया। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बने, तो फिर बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, बच्चों को कैसे टैकल करना चाहिए और उनको उस मुश्किल से, उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए कैसे क्या चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं पेरेंट्स के लिए? देखिए बहुत ही स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में मैं
मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा कोई गुनाह कर देता है तो उसको जी। पोलाइटली डील करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके, बहुत टफ एक्शन लेकर के, उसको पनिश करके आप, मेरा मानना है कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप प्यार से थोड़ा बहुत उसको थोड़ा बहुत डरा धमका के ऐसे आप कर लीजिए। क्योंकि अभी देखिए वो बच्ची क्या की आजमगढ़ में, वो छत से जी। जा कर के कूद करके, अभी कितने दिन पहले की बात है, 20 दिन जी। पहले की बात है, मोबाइल वो ही लेकर के, क्योंकि मोबाइल फ़ोन रखती थी, मोबाइल हाँ मिला जी। था, तो वो जाकर के सुसाइड कर लिया। और इस तरह से एक बच्चे थोड़े, पता नहीं कितने बच्चे कर लिए। और सुसाइड तो ठीक है, एक्सट्रीम स्टेप है ये सुसाइड करना। मेरा मानना है कि सुसाइड से नीचे पता नहीं कितने हज़ार बच्चे एफ़्लिक्टेड हैं, 10 तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार हैं। ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर उनको है, एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, कमरे से बिल्कुल। बाहर नहीं निकल रहा है। ये क्या है? ये सब उसी के सिम्पटम्स हैं। तो आज की डेट में पेरेंट्स की सबसे बड़ी ड्यूटी है बच्चों को बचाना। ये डिजिटल दुनिया के जो खतरे हैं, जी। साइबर बुलिंग है, लड़के, एक एक छोटा बच्चा है, उसको कभी कहीं से ट्रैक करके धमकी दे रहे हैं, कभी अश्लील चीज़ें, उसका फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, कभी कह जी। रहे हैं कि हम वायरल कर देंगे तुम्हारा, कभी कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे तुमने क्या किया है। तो अब लड़का जो है, छोटा बच्चा, कभी टीचर से डर रहा है, कभी माँ बाप से डर रहा है, कभी ये सोच रहा है कि यार उसके पास हमारे कुछ फ़ोटो गए हैं, वो मार्क कर लिया है, फ़ोटो ही मार्क करके गंदा बना दिया है। वीडियो, आजकल एआई टूल्स आ रहे हैं जिससे गंदे वीडियो बनाए जा जी। सकते हैं हमारे। तो एआई टूल्स का यूज़ करके सिंथेटिक वीडियो बना ले रहे हैं, सिंथेटिक फ़ोटो बना दे रहे हैं गंदा, और ब्लैकमेल करना शुरू कर दे रहे हैं। तो लड़का एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। वो जो एक एक उस वो इस चीज़ का शिकार हो रहा है। तो इस चीज़ को हमको हमेशा पेरेंट्स को और टीचर्स को रीड करना पड़ेगा कि बच्चे में इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसकी काउंसलिंग करें। मैं एक सवाल आपसे लास्ट में और पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि कुछ फाइनेंशियल, हम लोग क्योंकि आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, वो अपने अकाउंट्स वगैरह सब अपने फ़ोन से डील करते हैं। तो ऐसे में अगर फ़ोन बच्चे के हाथ में भी जाता है और कई बार ऐसे होते हैं कि फ़ोन कॉल्स आते हैं कि इस तरह की ओटीपी भेज रहे हैं, उसको बताइए क्या है, और अगर फ़ोन किसी बच्चे के पास में है, तो वो हो सकता है कि वो उससे अवेयर ना हो और वो ओटीपी वगैरह बता के चीज़ों को शेयर कर दे। तो ऐसे में अगर हम बच्चों के हाथों में फ़ोन है, तो हम किस तरह से फ़ोन को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को सेफ रखें? क्या इसके लिए कुछ लॉकिंग सिस्टम्स वगैरह हैं जो पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बच्चे आज की डेट में स्मार्ट हो गए हैं, तो क्या काम करते हैं, वो आपका डेबिट कार्ड यूज़ कर ले रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन डिलीट कर दे रहे हैं। तो अब पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जाके बैंक के से अपने अकाउंट का ट्रांज़ैक्शन बराबर देखते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का मिसयूज़ कर रहा हो। नंबर 1, अगर आपने ओटीपी शेयर नहीं किया और दूसरा किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, जिससे कोई भी बदमाश या कोई भी शातिर आदमी आपके मोबाइल का एक्सेस लेकर के ओटीपी खुद ही पढ़ने लगे। एक सूरत ये भी हो सकती है कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करा ले, जैसे क्विक सपोर्ट हुआ, एनीडेस्क हुआ, टीम व्यूअर हुआ, डाउनलोड करा ले बेवकूफ़ बना करके, और डाउनलोड करने के बाद वो आपके फ़ोन का एक्सेस ले ले और ओटीपी खुद ही पढ़ता रहे। तो उसमें ओटीपी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1, ओटीपी नहीं शेयर करना। नंबर 2, किसी के कहने पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना। नंबर 3, आप अपना ट्रांज़ैक्शन बराबर बैंक से जाकर के निकलवा कर उसको मॉनिटर करते रहिए। नंबर 3, आप जो डेबिट कार्ड के डिटेल्स हैं, जो एक्सपायरी, डेबिट कार्ड का नंबर और सीवीवी, ये कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। या सीवीवी उसको छुपा दीजिए बच्चे को, नहीं क्रेडिट कार्ड का सीवीवी ले लेगा और आपका मोबाइल से कभी भी यूज़ कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ढेर सारे एहतियात जो है पेरेंट्स को बरतने पड़ेंगे, और तभी वो बच पाएँगे। वरना आज की डेट में बच्चे पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। मैं तो पता नहीं कितने केसेस देख चुका, और अंत में लोग रोते रहते हैं। सर, और अगर इस तरह से किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कोई गलती से अगर हो भी जाता है, तो क्या किसी तरह की कोई हेल्प ली जा सकती है कि उस ट्रांज़ैक्शन को रोका जा सके या पैसे हाँ, वापस अगर दिए जा अगर सकें? अगर इस तरह का कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांज़ैक्शन हुआ है, तो 1930 जी। 1930 पे कॉल करें पेरेंट्स, और कॉल करके बताएँ कि इस तरह से फ्रॉडुलेंट ट्रांज़ैक्शन हो गया, तो वो ट्रांज़ैक्शन किसी न किसी अकाउंट बैंक में जाकर के उसको होल्ड करा दिया जाता है, और फिर बाद में वो पैसा मिल जाता है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि 1930
नोट कर लें। और जब भी इस तरह का डाउट हो तो तुरंत जो है 1930 पे कॉल करके जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसको फ्रीज कराने की कार्रवाई करें, नंबर 1। नंबर 2, cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in पे जा करके और कंप्लेन लॉन्च कर दें। और तीसरा ये है कि जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है तो उसमें कस्टमर केयर का नंबर, जब आप डेबिट कार्ड का आता है, आपको कार्ड आता है तो उसी पे कस्टमर केयर का नंबर लिखा रहता है। गूगल से सर्च ना करें, गूगल से जब भी सर्च करेंगे तो बदमाश गूगल पे अपना नंबर जो है पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू डाले रहते हैं। ICICI हेल्प नंबर डालेंगे तो पता चला कि बदमाश ने ही ICICI हेल्प नंबर के रूप में अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है। जैसे आप सर्च करेंगे वो उसी का नंबर दिखेगा, क्योंकि वो पेड है, वो एड पेड है। बैंक तो पे करता नहीं है, बैंक तो अपना ICICI का हेल्प नंबर डाल दिया है, तो उसका बाद में आएगा, बदमाश का नंबर पहले आएगा। तो इसीलिए जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उस पर जो हेल्पलाइन नंबर लिखा है, कस्टमर केयर नंबर, उस पर डायल करके तुरंत ब्लॉक कराएं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमारे एक्सपर्ट शेयर कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गलती से हो जाता है तो 1930 पे कॉल करके कंप्लेन करा सकते हैं, या फिर cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और इस तरह से अपने ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हैं। एंड सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए या हम सबको, हमारे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से हम उनको सिक्योर रखें, साइबर वर्ल्ड में सेफ रखें? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अब बच्चे उसके लिए साइबर वर्ल्ड पे डिपेंड हो चुके हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी को लेकर आप क्या हमारे पेरेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर के लिए यही मैसेज है कि बच्चों को इससे अलग करें, इस मोबाइल फ़ोन से अलग करें। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो 12-13 साल से मेरे घर में टीवी नहीं है। तो पहले हमारी मिसेस भी या बच्चे भी टीवी देखा करते थे, लेकिन एक दिन मैं आया, उससे मैंने कहा नहीं टीवी कोई नहीं देखेगा, मैंने टीवी का डिस्कनेक्ट कर दिया और 12 साल से हमारे घर में टीवी नहीं है। तो आप देखिए, मैं बैठा हुआ, ये मेरा ड्राइंग रूम है, कहीं आपको टीवी नहीं दिखेगा। तो अब देखिए, पहले उन लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, बाद में आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि टीवी वो कर दीजिए। अब रही मोबाइल फ़ोन की, हमारे बच्चों के उस पर मोबाइल फ़ोन में मैं देखता रहता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशन ये लोग डाउनलोड किए हैं और क्या किया। अब बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में लोग हैं, और तो उतनी तो मॉनिटरिंग, अब एडल्ट हो गए लोग तो अब उतनी मॉनिटरिंग नहीं, लेकिन काफ़ी मैंने इनको मॉनिटर किया जब ये पढ़ते थे यहीं CMS में। तो ये मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि जितना संभव हो सके बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। और ये जो एक ललक होती है ना कि हर फोटोग्राफ्स, बाहर जा रहे हैं घूमने तो फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, बच्चा हो रहा है तो कोई फंक्शन हो रहा है, धड़ाधड़ इंस्टाग्राम, ये बीमारी ही नहीं है। एक दिन इस तरह की इतनी बड़ी मुसीबतें, कितनी लड़कियां आई हमारे यहाँ इंस्टाग्राम की वजह से और फेसबुक की वजह से, और उन सबों ने कहा कि सर मैं सुसाइड कर लूँगी। हम ये नौबत ही क्यों आने दें कि बच्चियों को आकर के सुसाइड करने की नौबत आ रही है? तो पता नहीं, तो वो लड़कियां आती हैं जो एकदम एक्सट्रीम पे जिनका केस होता है, पता नहीं लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रॉमा के शिकार हैं, जो रात में सो नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाई में कम नंबर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिजिटल दुनिया से दूर रखिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि ज़रूरत है ही नहीं। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के लिए कहीं से भी ये ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप सीनियर लेवल पे ना चले जाएं, PhD ना कर लेना गए या बहुत सीनियर लेवल पे ना हो जाए। 12th तक तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, इन सब चीज़ों की। और ज़रूरत भी है तो हमको गूगल पे सर्च की ज़रूरत है, हमको फेसबुक पे और ट्विटर पे और ये इंस्टाग्राम पे आने की थोड़ी ज़रूरत है। ये मैं तो, क्योंकि इसके फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा हैं, बस इतना ही मैं कहूँगा। फ़ायदे हैं लेकिन फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। तो मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि धीरे धीरे बच्चों को इनसे दूर रहें, बेसिक सा मोबाइल दें, बेसिक फीचर वाला फ़ोन दे दें, क्योंकि आज के टाइम में वो भी नहीं कर सकते। तो ये मोबाइल भी एक नशा है। बिल्कुल सर। सो दोस्तों, जिस तरह से बच्चों के साथ कदम कदम पर बहुत सारी चीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी के मामले में तो बीइंग अ पेरेंट हम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो सतर्कता हो किस तरह की, इस बारे में आज हमारे एक्सपर्ट गेस्ट ने हमें बहुत ढेर सारी जानकारियां दी।
हमें अपने बच्चों को लेकर अवेयर रहने की हिदायत दी कि हमें अपने बच्चों को लेकर, नन्हे-नन्हे फूलों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, मैं अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले अपने एक्सपर्ट को बोलना चाहूँगी थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना कीमती समय आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी थैंक्स। एंड जाने से पहले अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि खुद भी सेफ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें। और इसी मैसेज के साथ अब लूंगी आप सबसे विदा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।